जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं स्टॉकेस्टिक, बॉलिंजर बैंड्स, MACD, RSI इन सब इंडिकेटर्स का यूज़ नहीं करता। मैं सिर्फ पिवट पॉइंट्स एंड CPR, सेंट्रल पिवट रेंज का यूज़ करता हूँ। उसके साथ मेरा फोकस रहता है सिग्निफिकेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन के ऊपर। और उसके साथ आप कह सकते हैं कि मैं PDH, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, ये सब चार्ट के ऊपर मार्क करता हूँ। उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ। तो कैसे मैं पिवट पॉइंट्स एंड CPR का यूज़ करके ट्रेड करता हूँ, इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। उसके साथ हम सीखने वाले हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ CPR। जब CPR वाइड हो तब आपको क्या करना है, जब नैरो CPR हो तब आपको क्या करना है, वर्जिन CPR क्या है, सब कुछ डिटेल्स में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे बैंक निफ्टी का 3 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे ओपन है। पहले तो आपको यहाँ पे स्टडीज़ में आना है और उसके बाद आपको पिवट पॉइंट्स सर्च करना है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल पिवट रेंज एंड पिवट पॉइंट्स। पहले तो हमें पिवट पॉइंट्स एंड CPR चार्ट के ऊपर प्लॉट कर लेना है। ये है आपका CPR, सेंट्रल पिवट रेंज, और ये जो बीच में जो लाइन आपको दिख रहा है ये है सेंट्रल पिवट। बहुत सारे लोग सिर्फ सेंट्रल पिवट का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप सेंट्रल पिवट रेंज का यूज़ करिए। और जैसा कि यहाँ पे ऊपर पे आप देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 और ये है रेजिस्टेंस 3। और यहाँ पे नीचे देखिए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 एंड हो गया सपोर्ट 3। पिवट पॉइंट्स एंड CPR एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब यह है कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आपको कहाँ पे बाइंग करना है और कहाँ पे सेलिंग करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 3 मिनट्स का कैंडल यहाँ पे ओपन है। जैसे ही मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं 15 मिनट्स कर देता हूँ, तो देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे चेंज हो गया, लेकिन CPR एंड पिवट पॉइंट्स वही के वही है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लाइंस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, और ये यहाँ पे था। अब देखिए, मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 मिनट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी CPR एंड पिवट पॉइंट्स जहाँ था वही है, लेकिन मूविंग एवरेज टाइम फ्रेम के साथ चेंज हो गया। इसका मतलब अगर आप 10 मिनट्स में देखोगे तो मूविंग एवरेज, MACD, बॉलिंजर बैंड्स आपको कुछ और दिखाएगा। अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट का कैंडल यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स, MACD कुछ और दिखाएगा। लेकिन सिर्फ पिवट पॉइंट्स एंड CPR ही है जो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, कभी चेंज नहीं होता टाइम फ्रेम के साथ। इसलिए मैं इसे लीडिंग इंडिकेटर कहता हूँ। बाकी जो सारे इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। पहले तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये जो सारे ड्राइंग्स हैं ये सब कुछ क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे हम मूविंग एवरेज को भी डिलीट कर देते हैं। पहले मैं आपको रूल्स समझा देता हूँ। अगर कैंडल CPR के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देता है और उसके बाद अगर यहाँ पे CPR पे रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड फाइंड करना है। और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से नीचे आ रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि मैं चार्ट पे PDH, PDL भी मार्क करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। प्राइस यहाँ से CPR पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया और उसके बाद प्राइस जब यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे सेल करते ऑलमोस्ट 55,280 के आसपास। और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ रहता? हमारा स्टॉप लॉस रहता सेंट्रल पिवट पॉइंट्स के ऊपर। आप यहाँ पे 55,500 का राउंड नंबर ले लीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता 220 पॉइंट्स का। तो प्राइस यहाँ से नीचे आता है, तो आप देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ से
850 तक आया था। तो अगर आप 54,880 भी अगर आप अचीव करते थे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपने यहाँ पे शॉर्ट किया था 55,280 पे, और यहाँ पे आपने 54,880 पे एग्जिट किया। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स आपने कैप्चर किया इस ट्रेड में, और आपका स्टॉप लॉस था यहाँ पे 220 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट अचीव किया। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए, प्राइस फिर से यहाँ से CPR के नीचे है, और यहाँ पे प्राइस बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्रीवियस डे लो है, तो मैं यहाँ पे पहले इस जोन को मार्क करता हूँ। ये हो गया, मैंने मार्क किया। और उसके बाद प्राइस जब यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे आता है तो यहाँ पर हम सेलिंग का ट्रेड प्लान करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता 55,050 के आसपास, और हमने यहाँ पे सेलिंग किया था 54,850 के आसपास। तो ऑलमोस्ट हमारा 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता। और उसके अकॉर्डिंग देखिए प्राइस यहाँ पे S1 सपोर्ट और उसके बाद S2 सपोर्ट, तो ऑलमोस्ट 54,500 तक आता है प्राइस। तो इस ट्रेड में आपको 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाता। तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता 200 पॉइंट्स का, और आपको यहाँ पे 350 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता। तो ये भी ऑलमोस्ट 1:2 का आपका टारगेट अचीव हो जाता। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए, प्राइस यहाँ पे CPR पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे नीचे आ रहा है, और जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो पहले इसे मार्क करते हैं। तो यहाँ पे मार्क किया। उसके बाद जब ये वाला कैंडल यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आया तो इस कैंडल पे हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे सेल करते ऑलमोस्ट 54,750 के आसपास, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहता वो था 55,000। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता। और उसके अकॉर्डिंग हमें प्राइस यहाँ से धीरे धीरे नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, और यहाँ पे देखिए और नीचे आता है। तो अगर आप यहाँ पे 54,250 पे अगर एग्जिट करते तो हमने यहाँ पे सेलिंग किया था 54,750 पे, और हमने यहाँ पे एग्जिट किया 54,250 पे। तो हमें यहाँ पे 500 पॉइंट्स का टारगेट मिल चुका था। तो हमारा स्टॉप लॉस था 250 पॉइंट्स का, और उसके बदले में हमें यहाँ पे 500 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो गया। 1:2 का टारगेट हमें मिल चुका था। यहाँ पे एक और प्यारा सा एग्जाम्पल देखिए, प्राइस यहाँ से CPR पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, और जब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो पहले तो इस जोन को हम मार्क करते हैं, और जब इस सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है उसके बाद हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो हम यहाँ पे सेल करते ऑलमोस्ट 55,050 के आसपास, और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता 55,250 का। तो ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता। और उसके अकॉर्डिंग आप देखिए प्राइस यहाँ से नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है। ये हो गया आपका S1, उसके बाद S2 और उसके बाद S3। तो आप यहाँ पे S3 सपोर्ट पे आप अपना टारगेट प्लान कर सकते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यहाँ पे सेल करते 55,050 के आसपास, और प्राइस यहाँ पे देखिए 55,350 तक आ चुका है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 700 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे मिल गया था, और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था 200 पॉइंट्स का, और उसके अकॉर्डिंग आपको 700 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता। तो मोर देन 1:2 आपका टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता। तो अब बात करते हैं कि आपको बाइंग कब करना है। जब यहाँ पे प्राइस CPR के ऊपर हो, और जब इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर यहाँ पे प्राइस का क्लोजिंग होता है, तब आपको वहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान करना है। और यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि अगले दिन प्राइस यहाँ से गैप अप ओपन होता है, और जो पिछले दिन का यहाँ पे क्लोजिंग था उसके ऊपर यहाँ पे प्राइस एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि CPR के ऊपर प्राइस है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी प्राइस है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे बाइंग का ट्रेड फाइंड करना था। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करते तो देखिए प्राइस यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, उसके बाद
प्राइस यहाँ से और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करते 52,600 पे, तो यहाँ पे प्राइस देखिए क्लोजिंग के वक्त 53,150। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे मोर देन 500 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो चुका था। लेकिन उसके अगले दिन देखिए प्राइस फिर से CPR के ऊपर है और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्लोजिंग था पिछले दिन का उसके ऊपर भी प्राइस है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है प्राइस इस रेंज पे। तो यहाँ पे फिर से अगर आप बाइंग करते इस कैंडल पे 53,250 पे, तो यहाँ पे फिर से प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है ऊपर जाता है ऊपर जाता है और यहाँ पे जो S3 रेजिस्टेंस था ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप टारगेट बुक करते तो यहाँ से कितने पॉइंट्स आपको मिले 53,250 पे यहाँ पे आपने बाइंग किया और यहाँ पे आपको 54,350 ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे टारगेट मिल जाता। और उसके अगले दिन देखिए फिर से यहाँ पे गैप अप होता है और प्राइस फिर से ऊपर जाता है। अगर प्राइस यहाँ पे CPR के ऊपर है और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर अगर प्राइस सपोर्ट लेके या फिर उसे ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपको बाइंग ही करना है, यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं करना। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? पिछले स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए, प्राइस यहाँ पे CPR के ऊपर है और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था या फिर आप कह सकते हैं कि PDH प्रीवियस डे हाई था, तो जब प्राइस उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तब हमें यहाँ पे बाइंग का ट्रेड प्लान करना था। तो पहले तो मैं ये जो रेजिस्टेंस था इसे मैं चार्ट के ऊपर मार्क करता हूँ। ये हो गया, मैंने यहाँ पे मार्क किया। और उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर जाता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 50,180 के आसपास यहाँ पे बाइंग करते और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता 49,980 का। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता। और उसके अकॉर्डिंग देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है ऊपर जाता है 50,500। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता। और उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से फिर से ऊपर जाता है फिर से यहाँ पे और ऊपर जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करते तो पहले तो आपको यहाँ पे 300 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाता। उसके बाद प्राइस जो था यहाँ पे अगले दिन PDH के ऊपर यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो रेजिस्टेंस था अगर प्राइस उसके ऊपर निकल जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जैसा कि यहाँ पे जो R1 रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे क्लियरली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर फिर से आप यहाँ पे बाइंग करते तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होता ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास। यहाँ पे आप बाइंग करते 51,000 पे और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होता 50,700 के आसपास। तो आपका यहाँ पे 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता। और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऑलमोस्ट ये 51,700 तक गया था। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस और उसके बदले में यहाँ पे 700 पॉइंट्स का आपको टारगेट अचीव हो जाता। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। प्राइस यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और उसके बाद यहाँ पे जो 8-2 रेजिस्टेंस है उसके ऊपर यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पिछले दिन का प्राइस यहाँ पे एक रेंज पे था, अगले दिन उसका यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। जब प्राइस ऊपर जाता है, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, तो यहाँ पे प्राइस जैसे ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे बाइंग करते 48,850 के आसपास और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता 48,620 के आसपास। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहता। तो यहाँ से प्राइस जब ऊपर जाता है, ये हो गया आपका R1 रेजिस्टेंस, R2 R3, ये जब क्रॉस करता है प्राइस और ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके और ऊपर जाता है। तो यहाँ पे 49,400 के आसपास यहाँ पे प्राइस गया था। तो हमें यहाँ पे इजीली, बहुत ही इजीली 500 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो जाता। तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता 300 पॉइंट्स के आसपास और हमारा यहाँ पे 500 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो जाता। तो ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट हमें मिल जाता इस ट्रेड में भी। अब बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ CPR। तो पहला जो CPR का टाइप है वो है नैरो CPR। तो नैरो CPR का मतलब ये है कि वहाँ पे एक पोटेंशियल बिग मूव आ सकता है प्राइस में।
तो अगर जिस दिन नैरो सीपीआर आपको दिखे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होता है कि वहाँ पे एक ट्रेंडिंग डे हो। इसका मतलब प्राइस या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, लेकिन वो यूजुअली एक ट्रेंडिंग डे ही रहता है। और उसके बाद आता है वाइड सीपीआर। तो इसका मतलब है उस दिन मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में ही रहने वाला है। तो अक्सर क्या होता है कि जब पिछले दिन एक बिग मूव आता है या फिर मार्केट 2-3 दिनों से अगर ट्रेंडिंग रहता है तो उसके बाद मार्केट अगले 1-2 दिन साइडवेज हो जाता है, तो वहाँ पे सीपीआर वाइड हो जाता है। तो वाइड सीपीआर का इंडिकेशंस ये है कि मार्केट वहाँ पे रेंज बाउंड हो सकता है। तब आपको वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की तरफ देखना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्लियर एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे आप सीपीआर देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा नैरो है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे क्या होता है, ये एक ट्रेंडिंग डे होता है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, या और ऊपर जाता है। तो इसका मतलब अगर सीपीआर नैरो हो तो ये एक ट्रेंडिंग डे का इंडिकेशंस हो सकता है। यहाँ पे एक और क्लासिक एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे सीपीआर बिल्कुल नैरो है और यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट देखिए। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ तक। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे 48,900 से ऑलमोस्ट यहाँ पे प्राइस 49,600 तक गया था यहाँ पे। इसका मतलब 700 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ से वन गो में मार्केट ऊपर गया था। ये है नैरो सीपीआर। अगर नैरो सीपीआर रहता है तो मार्केट ट्रेंडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे नैरो सीपीआर और यहाँ पे वाइड सीपीआर। अगर सीपीआर वाइड होता है तो मार्केट यूजुअली एक रेंज के अंदर ही फंसा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे पहले नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे फिर से नीचे आया और एक रेंज में ही दिन भर यहाँ पे रहा और उसके बाद क्लोजिंग हो गया प्राइस का। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे सीपीआर नैरो है और यहाँ पे क्या होता है, प्राइस यहाँ पे नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है यहाँ से ऑलमोस्ट। अगर आप यहाँ से पकड़े तो 49,900 से लेके 49,200 तक ऑलमोस्ट फिर से यहाँ पे 700 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे होता है। यहाँ पे नैरो सीपीआर और यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तो ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे बैंक निफ्टी में होता है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे फिर से नैरो सीपीआर और यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आता है, नीचे आता है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ये एक ट्रेंडिंग डे है क्लियरली। प्राइस यहाँ से नीचे आता है, कंटिन्यूअसली नीचे आता है, नीचे आता है। तो प्राइस में आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट 50,200 से लेके यहाँ पे प्राइस 49,400 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट्स का फॉल आता है। तो ये क्लियरली एक ट्रेंडिंग डे है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये सीपीआर यहाँ पे वाइड सीपीआर है। और वाइड सीपीआर का मतलब क्या है कि प्राइस एक रेंज में रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस ओपन होता है, उसके बाद ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है और ऑलमोस्ट यहाँ पे एक रेंज में ही फंसा रहता है और उसके बाद क्लोजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे नैरो सीपीआर है और यहाँ पे फिर से एक ट्रेंडिंग डे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 53,500 से लेके यहाँ पे प्राइस 52,700 तक ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का यहाँ पे फॉल बैंक निफ्टी में उस दिन हुआ था। और उससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पे एक वाइड सीपीआर है। तो वाइड सीपीआर का मतलब क्या होता है कि प्राइस एक रेंज में रहेगा। तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में रहता है और क्लोजिंग भी उसके अंदर ही हो जाता है। तो क्लियरली मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाए कि जहाँ पे नैरो सीपीआर होता है और मार्केट एक ट्रेंडिंग डे होता है वहाँ पे क्लियरली। और जब एक वाइड सीपीआर होता है तब ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड मार्केट आपको मिलता है। तो इसलिए अगर आप कभी भी एक नैरो सीपीआर देखते हैं तो वहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। और जब मार्केट यहाँ पे एक वाइड सीपीआर फॉर्म करता है तो वहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं वर्जिन सीपीआर के बारे में। वर्जिन सीपीआर क्या है? अगर किसी दिन प्राइस सीपीआर को टच नहीं करता, उसके नीचे ही रहता है या फिर उसके ऊपर ही रहता है, तो उस सीपीआर को हम वर्जिन सीपीआर कहेंगे। और यूजुअली जब प्राइस वर्जिन सीपीआर के पास आता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो वर्जिन सीपीआर क्या है और कैसे वर्क करता है, तो इसे हम चार्ट के ऊपर समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक क्लियर एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने कहा था कि जब प्राइस सीपीआर को टच नहीं करेगा और उसके नीचे ही क्लोजिंग दे देता है या फिर उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, लेकिन सीपीआर को एक भी बार टच नहीं करेगा, तो उसे हम वर्जिन सीपीआर कहेंगे। तो ये एक वर्जिन सीपीआर है। अगर आपको कभी भी चार्ट पे एक वर्जिन सीपीआर दिखाई दे, तो पहले तो एक काम करना है, यहाँ पे आपको ये मार्क करना है। तो यहाँ पे जो रूल्स है कि अगर कहीं पे वर्जिन सीपीआर रहता है, तब प्राइस जब वहाँ पे आता है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह या फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस जब यहाँ पे आया था, यहाँ पे सीपीआर पे रेजिस्टेंस लेके फिर से यहाँ पे नीचे आ गया प्राइस, क्योंकि यहाँ पे एक प्रीवियस डे पे एक वर्जिन सीपीआर था, इसलिए यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक क्लियरली वर्जिन सीपीआर है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे कभी सीपीआर पे आया ही नहीं और यहाँ पे ऊपर ही क्लोजिंग दे देता है। तो यहाँ पे भी हम इस सीपीआर को पहले मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने सीपीआर को मार्क किया और उसके बाद देखिए, प्राइस जब यहाँ पे आया तो पहले ऑलमोस्ट यहाँ पे आके ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और फिर से ऊपर चला जाता है, फिर से यहाँ पे नीचे आता है, लेकिन फिर से ये जो वर्जिन सीपीआर था, यहाँ पे फिर से प्राइस सपोर्ट लेके फिर से यहाँ पे ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये वर्जिन सीपीआर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक और वर्जिन सीपीआर, प्राइस इसके नीचे था और इसके नीचे ही क्लोजिंग हो जाता है। तो पहले तो हम यहाँ पे चार्ट पे इस सीपीआर को मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने मार्क किया और उसके बाद देखिए, प्राइस जैसे ही यहाँ पे सीपीआर पे आया तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर से यहाँ पे प्राइस आता है, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करता है और आखिर में यहाँ पे मार्केट नीचे आ जाता है, यहाँ से नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो एक वर्जिन सीपीआर था, ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और प्राइस यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है और आखिरकार यहाँ से नीचे आ जाता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पिवट पॉइंट्स एंड सीपीआर को कैसे आपको यूज़ करना है, वेरियस टाइप्स ऑफ सीपीआर, जैसे कि नैरो सीपीआर हो गया, वाइड सीपीआर हो गया, वर्जिन सीपीआर हो गया। तो अगर चार्ट पे आपको कभी भी नैरो सीपीआर दिखे या फिर वाइड सीपीआर दिखे या फिर वर्जिन सीपीआर दिखे, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमने इस वीडियो में सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है अभिजीत। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।